तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी जीत। राजीव इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खेलों की दुनिया में आपको हमेशा लिए चलते हैं। ओवर टू यू राजीव। शुक्रिया सचिन। और वानखेड़े के मैदान पर पहले हुई धारदार गेंदबाजी, उसके बाद के राहुल की शानदार बल्लेबाजी, नतीजा ये कि हमने जीती वनडे सीरीज की पहली बाजी। नमस्कार रणयुक्त में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप से आज बातचीत करेंगे पहले वनडे मुकाबले के बारे में। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, इस समय जुड़ चुके हैं। और जिस तरह से पहले शानदार गेंदबाजी की मोहम्मद शमी ने 169 रन पे ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 4 विकेट गिरे थे। 27 ओवर का खेल हुआ था और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया एक पहाड़ जैसा स्कोर बनाएगी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी की, रविंद्र जडेजा ने उनका अच्छा साथ दिया और सिराज ने कुल मिलाकर एक कंबाइंड एफर्ट नजर आया भारतीय गेंदबाजी की तरफ से। और जब भारतीय गेंदबाज एक प्लेटफॉर्म सेट करते हैं जहां से भारतीय टीम दबाव बना सके ऑस्ट्रेलिया पे, ठीक वैसा ही काम ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने भारतीय टीम ने किया। हालांकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म चल रहे के राहुल ने अंत में अपनी उपयोगिता साबित की और भारतीय टीम की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। भारत अब सीरीज में 1-0 से आगे है, लेकिन अभी भी टेस्ट सीरीज की तरह टॉप ऑर्डर की जो फॉर्म है वो परेशानी का सबब बना हुआ है। भारतीय टीम की इस जीत पर बातचीत करने के लिए जैसा कि हमने पहले इंट्रोड्यूस किया, राजकुमार शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, एक जीत तो हमें मिली, लेकिन ये जीत जो है ज्यादातर भारतीय गेंदबाजों के लिए एक अच्छे प्रदर्शन के लिए याद की जाएगी, बनस्बत इसके कि हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो बहुत आसानी से मैच जिता सकते थे, वहां पर रेगुलर इंटरवल्स में विकेट गिरे और हम अंत में किसी तरह मैच जीतने में कामयाब रहे। बिल्कुल राजीव, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत कहूंगा कि यहाँ पे बहुत शानदार गेंदबाजी की भारतीय गेंदबाजों ने, खासकर मोहम्मद शमी ने और मोहम्मद सिराज ने, और जिस तरह उनका बखूबी साथ निभाया रविंद्र जडेजा ने, तो वो बहुत ही सराहनीय था। एक समय लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़े स्कोर की ओर जा रहा है और भारत को एक बड़ा स्कोर चेज करना होगा, जो कि इस विकेट पे शायद बहुत आसान नहीं होता। जैसे कि हमने बाद में देखा जिस तरह की गेंदबाजी मिचेल स्टार्क ने की और जिस तरह की शुरुआती उन्होंने झटके दिए भारत को। लेकिन पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा भारतीय गेंदबाजों को, और कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया ऑस्ट्रेलिया को, और भारत एक आसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक मुश्किल जीत पाए, क्योंकि टॉप ऑर्डर 15-3 जब हो गया था तो एक समय खतरे की घंटी बज गई थी भारत के लिए। लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी की केएल राहुल ने, जिन पर काफी ज्यादा सवालिया निशान उठ रहे थे कि उन्हें क्यों खिलाया जा रहा है, उनको वाइस कैप्टनसी भी उनसे ले ली गई थी। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने और कोच ने स्पेशली उनपे भरोसा दिखाया और उनके साथ परसिस्ट किया। और सबसे बड़ी बात है राजीव की, ईशान किशन के होते हुए कीपिंग भी उनसे कराई, और कीपिंग भी अगर आप देखें तो शानदार कीपिंग की केएल राहुल ने। एक दो बहुत ही जबरदस्त बचाव किए और कुल मिला के एक अच्छा प्रदर्शन मैं कहूंगा भारतीय गेंदबाजों का। लेकिन जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि टॉप ऑर्डर का फेल होना एक चिंता का विषय जरूर है। राजकुमार सर, क्योंकि के राहुल का हमने जिक्र किया तो उनसे ही चर्चा आगे बढ़ा लेते हैं। जो आपने कीपिंग का जिक्र किया, एक तो मेरा सवाल ये है कि क्या ओडीआई क्रिकेट में पहली पसंद है के राहुल एज अ विकेट कीपर, और क्या उस पर अब मोहर लगाने का काम उनके इस अरशद की पारी ने कर दिया? यानी कि जो टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा दिखा रही है उसमें वो अब जाके खड़े उतरे। हालांकि बहुत लंबे अरसे से हम वेट कर रहे थे कि के राहुल रन बनाए। क्या उनकी अच्छी कीपिंग की वजह से उनका ये फॉर्म लौटा है, वो कॉन्फिडेंस लौटा, जिसकी वजह से एक मैच विनिंग इनिंग खेल पाए? देखिए राजीव, मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज था जब उनको मैंने कीपिंग करने के लिए आते हुए देखा। मुझे उम्मीद थी कि शायद ईशान किशन जो एक रेगुलर विकेट कीपर हैं वो विकेट कीपिंग करेंगे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने और कप्तान ने भरोसा दिखाया केएल राहुल पर और उन्होंने बखूबी इस रोल को निभाया। आज शानदार कीपिंग की, मतलब कुछ ऐसे उन्होंने गेंदे रोकी है जो कि एक रेगुलर विकेट कीपर भी शायद नहीं रोक सकता था। वो 100% 4 वाइड्स होते तो वो, और एक बेहतरीन कैच भी उन्होंने पकड़ा। तो बिल्कुल वहां से उन्हें कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा, और जो सवालिया निशान उनके ऊपर लग रहे थे, लगातार उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था। भले ही देखिए, आप एज ए प्लेयर आप शो नहीं करते हैं कि आप किसी की बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आप जानते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर है, आपने रन नहीं बनाए हैं। और इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर कि आपकी सेकंड लाइन बिल्कुल तैयार है आपको रिप्लेस करने के लिए, तो आप लंबे समय तक आउट ऑफ फॉर्म नहीं चल सकते। तो कहीं ना कहीं केएल राहुल को मालूम था कि उनके ऊपर प्रेशर है, और आज उस प्रेशर को शायद उन्होंने हटा दिया है और अपनी जगह
पक्की की है, और ये काफी हद तक मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप की ओर भी एक इशारा हो गया है कि हो सकता है अगर ऋषभ पंत नहीं हो, फिट हो, तो केएल राहुल हमारी पहली चॉइस हो। राजकुमार सर, इन दिनों जो क्रिकेट की डिमांड्स हैं कि आपको बैटिंग में बहुत डेप्थ चाहिए, उस डेप्थ का फायदा हमने टेस्ट क्रिकेट में भी देखा। अब क्या डेप्थ का फायदा हम ओडीआई क्रिकेट में भी देख रहे हैं, जहां रविंद्र जडेजा आते हैं, नंबर 6 पर आकर मैच जिता के जाते हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप वो करते हैं के राहुल के साथ। और एक कसक जो उनके दिल में थी जब वो टेस्ट सीरीज खत्म हुई कि बैटिंग के साथ उनका कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था, वो कसक उन्होंने ओडीआई सीरीज में निकाली। और हर मैच के बाद, हर फॉर्मेट के मैच के बाद रविंद्र जडेजा इस बात का एहसास कराते हैं कि वर्ल्ड के क्या, इंडिया के कम से कम वो नंबर 1 ऑलराउंडर है। नहीं राजीव, ऐसा नहीं कि वो इंडिया के नंबर 1 ऑलराउंडर है, मैं उनको हमेशा वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर्स में से मानता हूँ। बैटिंग बॉलिंग तो वो करते ही हैं, और जिस शानदार अंदाज में वो फील्डिंग करते हैं वो बहुत ही लाजवाब है। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड क्रिकेट में उनसे बहुत ज्यादा बेहतर और फील्डर्स होंगे। तो एक समय जरूर वो उन्होंने इंजरी की वजह से वो नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन क्या लाजवाब उन्होंने वापसी की टेस्ट क्रिकेट में, हमने देखा बेहतरीन वापसी की। और आज वनडे में भी उन्होंने दिखाया कि कितनी उपयोगिता है उनकी भारतीय टीम में, और क्यों उनको एक शानदार ऑलराउंडर माना जाता है। और पिछले हम काफी समय से देख रहे हैं राजीव की भारत की ये स्ट्रेंथ रही है कि हमारा लोअर ऑर्डर हमें बेल आउट कर रहा है अगर हमारा टॉप ऑर्डर फायर नहीं कर रहा है। अगर आप याद करें पिछले 5-7 साल से हम ये कहते थे कि हमारा टॉप ऑर्डर बहुत हैवी है, वहां पर शिखर धवन होते थे, वहां पर रोहित शर्मा होते थे, विराट कोहली होते थे, तो काफी हद तक वो लोग ऐसा परफॉर्म करते थे कि नीचे मिडिल ऑर्डर की बैटिंग भी नहीं आती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-2 साल में ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन इंडिया लकी है कि भारत के पास ऐसे ऑलराउंडर्स रहे हैं, भले वो आप अक्षर पटेल का नाम लें, रविंद्र जडेजा का नाम लें, या आर अश्विन का नाम लें, जिन्होंने लेटर ऑर्डर में आकर बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया बल्लेबाजी में भी, और भारत को शानदार जीत दिलाई है। अगर इससे पहले कि हम आगे भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पे बात करें, एक सवाल लेफ्ट आर्म सीमर्स पे है कि मिचेल स्टार्क को जिस तरह का मूवमेंट मिला और जिस तरह से टॉप ऑर्डर को उन्होंने झकझोर सा दिया, ये लेफ्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट अक्रॉस द लाइन खेलना हम कब बंद करेंगे? और लेफ्ट आर्म क्वालिटी लेफ्ट आर्म सीम के आगे हम अक्सर क्यों सरेंडर करते हुए नजर आते हैं? हाँ राजीव, ये अक्सर देखा गया है कि हम क्वालिटी लेफ्ट आर्म जब मीडियम पेसर होते हैं और अच्छी स्पीड वाले, तो वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशान करते हैं। और ये हम लोग काफी समय से चर्चा भी कर रहे हैं कि एक परेशानी का सबब है भारतीय बल्लेबाजों के लिए कि जब एक क्वालिटी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर आता है जो अच्छी स्पीड से और जो अच्छी बड़ी इन स्विंग करता हो, तो वो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर पैदा करता है, हमने देखा। तो ये एक जरूर चिंता का विषय है, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में, इसीलिए शायद भारतीय कप्तान और टीम मैनेजमेंट हमेशा ढूंढती रहती है कि भारत के पास 1-2 अच्छे लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हों, जो कम से कम नेट्स में आदत डलवाएं भारतीय बल्लेबाजों को कि वो कैसे टैकल करना है वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर्स को। तो ये जरूर इस पर टीम मैनेजमेंट और कोच जरूर काम कर रहे होंगे। राजकुमार सर, क्योंकि वापस गेंदबाजों ने मैच जिताया तो गेंदबाजों पर एक दो सवाल तो बनता ही है, खासतौर से शमी को जिस तरह का मूवमेंट मिला और जिस तरह से हार्दिक ने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, पहले 3 ओवर का स्पेल कराना मोहम्मद शमी, तो फिर वापस ले आया जिस स्पेल ने ऑस्ट्रेलियाई पारी खत्म कर दी 169 पे 4 और 188 पे अगर ऑल आउट हो रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि बल्लेबाजी तो खराब हुई, गेंदबाजी उससे बेहतर हुई कम से कम। कैसे आप देखते हैं शमी को जिस तरह का मूवमेंट मिला और जिस तरह से पिच में इनिशियली मूवमेंट था, एक अच्छा टॉस जीता आपको लग रहा है हार्दिक पांड्या ने? बिल्कुल राजीव, शानदार टॉस जीता हार्दिक पांड्या ने, और जिस तरह बॉल मूव कर रहा था तो बहुत आसान नहीं था वहां पे बल्लेबाजी करना। और मेरा मेरा हमेशा से मानना है कि शमी एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, और जब वो फिट होते हैं तो जब वो अपने रिदम में होते हैं, उनका जब मोमेंटम आ रहा होता है, तो वो एक बहुत ही अनप्लेएबल गेंदबाज होते हैं, क्योंकि सीम हिट करते हैं, बहुत अच्छे एरियाज में गेंदबाजी करते हैं अच्छी स्पीड से, तो वहां पर वो बहुत मुश्किल पैदा करते हैं किसी भी बल्लेबाज के लिए, जो कि उन्होंने आज भी करके दिखाया ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों के सामने। चलिए राजकुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम ने शानदार तरीके से वनडे सीरीज का आगाज किया, भारतीय गेंदबाज बहुत अच्छे लय में नजर आए। अच्छी बात यह रही कि टेस्ट सीरीज में जहां अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने कमाल किया, तो वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में सिराज ने इनिशियली ब्रेक थ्रू दिलाया और उसके बाद शमी ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को वाइंड अप करने का काम किया। यानी कि भारतीय गेंदबाजी ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन अभी भी जो सवाल है वो भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर है, खासतौर से लेफ्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट जिस तरह से हमारी बल्लेबाजी लड़खड़ाती है उस पर कई तरह के सवाल हैं। और
मुझे उम्मीद है कि रविवार को जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा वहां तक मिचेल स्टार्क के लिए कुछ ना कुछ रास्ता हम जरूर निकालने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि ये एक इतना क्लोज इनकाउंटर था जहां पर मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच बना दिया था, लेकिन के राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की और रविंद्र जडेजा के साथ उन्होंने मैच तो फिनिश कर दिया। लेकिन अभी भी कई तरह के सवाल हैं जो भारतीय खेमे में और भारतीय टीम मैनेजमेंट को एक दिन के अंदर सुलझाने जरूर पड़ेंगे। तो चलिए आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।